हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 11 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे थे। अदिति अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज वो काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि वो और रुद्र दोनों काफ़ी देर से घर पहुंचे थे। उसके बाद रुद्र ने कुछ देर के लिए अपनी दादी माँ को कॉल किया था, जिसके बाद उसने अपनी दादी माँ रूबल और अगस्त्या के साथ बात की थी। पहले तो उसकी दादी माँ नाराज हो गई थी, लेकिन बाद में मान गई क्योंकि वो जानती थी वो काम के सिलसिले में ही बिजी था। हालांकि इस दौरान उसने अपनी सौतेली माँ और माया से बात करनी चाहिए, लेकिन उन दोनों ने ही उस पल बात करने से इनकार कर दिया था। वो जानता था कि वो दोनों नाराज है, लेकिन उसके पास उस वक्त उन्हें मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि घर आने के बाद उसने सावर लिया और उसके बाद उसने खाना खाया। इस दौरान अदिति की माँ ने भी घर पर पूजा रखी थी, इसलिए उसने वहाँ भी एक बेटे के द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाक्रम उसने किए। उसके बाद उसने डिनर किया और जब डिनर कर लेने के बाद वो अपने रूम में आया तो उसे अपनी सौतेली बहन माया का ख्याल आया, जिसके बाद उसने माया को कई सारे कॉल्स किए, लेकिन माया ने उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। वो रुद्र के सामने झूठा गुस्सा दिखा रही थी। जहाँ एक तरफ रुद्र उसे लगातार कॉल किए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति फिलहाल रुद्र के ही ख्यालों में खोई हुई थी। शर्माहट के मारे उसका चेहरा गुलाबी था। जिस तरह से रुद्र ने आज अपना प्यार उसके प्रति जताया था, ये सब देखकर उसे बेहद अच्छा लगा था। उसे उसका गुस्सा बहुत पसंद आया था जब उसने कहा था कि उसके पास कोई और आए ये उसे बर्दाश्त नहीं है। फोटोशूट के दौरान वो कुछ पोज में बिल्कुल सटकर खड़े हुए थे, तो कुछ में वो खड़े हुए थे। जहाँ एक पोज में अदिति कृत्रिम चट्टान पर बैठी हुई थी, तो वहीं रुद्र नीचे उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। जी हाँ, मिस्टर खड़ूस, जो कभी नीचे झुकने का नाम नहीं लेता था, आज वो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। इस सीन को करने के दौरान रुद्र ने न जाने कितनी बार डायरेक्टर से बोला था कि भला वो क्यों नीचे चट्टान का सहारा लेकर बैठे, तो उसने कहा था कि वो दोनों साथ में बेहद जबरदस्त लग रहे हैं और इस सीन को करने में कोई बुराई नहीं है। यही वजह है कि फाइनली रुद्र ने एग्री कर दिया था। हालांकि फोटोशूट होने के बाद रुद्र को भी वो फोटो काफी अच्छी लगी थी। हालांकि अदिति को उस सीन के मुकाबले जो सबसे बढ़िया लगा था, उसमें रुद्र ने अपने दोनों हाथों को उसके पेट पर रख रखा था और उसने अपनी बाहें फैला रखी थी। इसके अलावा एक सीन ऐसा भी था जिसमें उन दोनों ने कपल डांस भी किया था। उस सीन में रुद्र ने ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और मैचिंग टाई पहन रखी थी, तो वहीं अदिति ने उसमें एक साड़ी पहन रखी थी। इस दौरान उसे बखूबी याद था कि कैसे उसने उसके हाथ को पकड़कर उसे टर्न करवाया और उसके बाद उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, जिसके बाद डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना था। उस पल दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। वो उस पल के बारे में बार बार सोच रही थी। यह सब सोचकर उसे वापस वही पुराने दिन याद आ गए थे। एक बार फिर न जाने क्यों अदिति की आंखों में अब रुद्र को पाने के सपने तैरने लगे थे। बावजूद इसके कि उसका पास्ट किस तरह का रहा था, बावजूद इसके कि अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बाहों में भर लेने को बेताब थी। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने बिस्तर पर लेटकर तकिए को अपने सीने से लगा लिया और एक बार फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। गर्म आंसू उसकी आंखों से बहकर उसने तकिए पर गिरने लगे थे। आई लव यू रुद्र, मैं शायद कभी ना कह सकूं अब तुम्हें कि मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ, एंड मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन ये दर्द अब इतना क्यों है? क्यों हम दोनों के बीच का जो ये फासला है कभी खत्म होता है? आखिर क्यों नहीं तुम हाथ पकड़कर कभी मेरे पास बैठते हो, मुझे अपने सीने से लगाते हो और उसके बाद बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना अदिति। आखिर क्यों तुझमें भी मेरे जितनी ही बेचैनी नजर आती है? कभी तुम प्यार का इजहार करते हो तो कभी ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे बेहद नफरत करते हो। इसका कारण क्या है रुद्र? आखिर क्यों नहीं तुम मेरे सर को अपने कंधे का सहारा देकर कभी प्यार से कहते हो कि मुझे बताओ
तुम सब कुछ, अपने पास्ट के बारे में, अपने बारे में, आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, वगैरह वगैरह सब बताओ मुझे सब, फिर मैं खोल दूंगी ना सब राज, अपने दर्द को तुम्हारे सीने में दुबक कर आंसुओं के रूप में बहा दूंगी, फिर मिट जाएगी सारी दूरियां। क्या हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो सकती है रुद्र, बोलो, उसने फबक कर रोते हुए कहा। इस दौरान वो ऐसे बड़बड़ा रही थी मानो रुद्र उसके सामने ही बैठा हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे, हालांकि इन आंसुओं में भी उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि जैसे अब उन दोनों के बीच सब सही है। लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ माया और उसकी माँ अब अपना असली गुल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इधर जहाँ एक तरफ रुद्र माया को बार बार कॉल कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के घर में माया और उसकी माँ दोनों ने ही चाल चलने के लिए स्टोर रूम को खोल दिया था। उसका फोन बार बार बज रहा था, मगर माया ने भी फोन नहीं उठाया। उसने अपनी माँ को किया कि क्या वो पूरी तरह से तैयार है, तो उसकी माँ ने अपने हाथ से इशारा कर दिया कि अब वो पूरी तरह से तैयार है। माया ने स्टोर रूम की लाइट्स ऑन कर दी थी और मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था। रात के 11 बजने वाले थे। ऐसे में दादी माँ सो चुकी थी, क्योंकि आज वो काफ़ी थकी हुई थी। तो वहीं रूबल अगस्त्या के साथ सोई हुई थी। यही वजह थी कि अब वो पूरी तरह से तैयार थी। माया ने कॉल पिक किया। हेलो भाई, उसने दुखी होकर बोलने का नाटक किया। इस दौरान उसने थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा ली थी, जिससे ऐसा लगने लगा था जैसे वो रो रही हो। यही ठीक उसकी सौतेली माँ ने भी किया था। जब सामने से माया रूंधे हुए गले से बोली, तो रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी माया, जो मैंने तुम्हें उस वक्त डांट दिया था। मैं काम कर रहा था और तुमने जब मेरे कहने के बावजूद भी कॉल करना कंटिन्यू रखा, तो मुझे गुस्सा आ गया था। उसने माया को समझाने की कोशिश की। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी मैं आपकी लगती हूँ क्या हूँ, सौतेली बहन जो ठहरी। माया जस्ट सेट अप, यू नो वेरी वेल, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन माना है। और माना क्या है तुम हो। आगे से कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। मुझे ये बकवास पसंद नहीं है, उसने गुस्से में जोर से कहा, जिसके बाद माया कुछ देर के लिए नहीं बोली। अच्छा, अगर सगी बहन मानते हो ना भाई, तो फिर मुझसे अच्छे से बात करते आप। अच्छा, तो भाई का हक नहीं होता है क्या अपनी बहन को डांटने का? बोलो, मतलब हर बार मैं तुमसे प्यार से ही बात करूं? कुछ भी बकवास कर रही हो तुम। चल मोम से बात करवा मेरी। मैं नहीं करवा सकती, जाओ जो करना है कर लो, उसने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई, चल वीडियो कॉल पिक करना, उसने वॉइस कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करते हुए कहा। पर मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ आपसे, आप सच में बहुत बुरे हो, उसने मुंह बनाते हुए कहा। पूरी की पूरी पागल हो, बचपना अभी तक नहीं गया है तुम्हारा, सॉरी ना, रुद्र ने प्यार से स्क्रीन पर किस करते हुए कहा, मानो वो उसके गाल पर किस कर रहा हो। मैं नहीं मान रही, अब मान भी जा, देख मैंने तो किस भी कर दिया है, चल मोम से बात करवा मेरी, उसने फिर से प्यार से कहा। तभी उसने नोटिस किया कि माया रो रही है। हालांकि ग्लिसरीन की वजह से उसके आंसू झलक रहे थे, लेकिन रुद्र को सब रियल लगा। उसने सीरियस होकर पूछा, माया, आर यू क्राइंग? आई एम सॉरी बाबा। नहीं भाई, कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही पापा की याद आ गई थी, उसने जैसे ही कहा। रुद्र की भी आंखों से आंसू झलक पड़े। आई रियली मिस यू माया, तुम कहाँ हो? वो स्टोर रूम में हूँ, मम्मा भी यहीं पर ही है। वो दरअसल हम दोनों पापा को मिस कर रही थी ना, सो पुरानी यादों को फिर से याद कर रहे थे। मैंने मोम को समझाया कि फालतू में रोओगी तुम, अंदर मत आओ, लेकिन मानती कहाँ है वो। उसने उदास होकर कहा, आई एम आल्सो मिसिंग यू बोथ ऑफ यू, मेरी बात करवाओ उनसे। आई एम मिसिंग यू मॉम आल्सो, उसने भी दुखी होकर कहा। तुम कहाँ मिस कर रहे हो बेटा, तुम्हें तो खुद के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, माया की माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हो आप मॉम, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। कुछ भी ठीक नहीं बोल रही हो आप। इट्स हर्टिंग मी, मुझे भी पापा की उतनी ही याद आती है जितनी आपको, बस कहने का कोई मतलब नहीं है ना शो। रुद्र की आंखों से आंसू झलक पड़े। अगर उतनी ही याद आती तो तुम बताते फ़ोन करके कि आखिर तुम्हारी माँ को और कितने साल ऐसे ही रोना होगा। आखिर कब तक तुम्हारे पापा की मौत के जिम्मेदार लोग ऐसे ही खुश रहेंगे? कब तक रुद्र, उसकी माँ ने जैसे ही कहा, रुद्र की आंखों के सामने अदिति की फैमिली का हर सदस्य घूमने लगा। एक बार फिर रुद्र को मन ही मन गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। क्या हुआ रुद्र, तुम ठीक तो हो ना?
लग रहा है अब मेरे बेटे में बदले की आग नहीं जल रही। उसकी सौतेली माँ ने अपने ही अंदाज में रुद्र को भड़काने के लिए कहा, यह आप कैसे कह सकती हैं मोम कि आपके इस बेटे के सीने में बदले की आग नहीं धड़क रही है। आप तो रोकर बयान कर सकती हैं, लेकिन मैं किससे कहूँ, किससे बोलूँ कि मुझे पापा की कितनी याद आती है। लेकिन हर काम के लिए वक्त लगता है, सब होगा, लेकिन अपने तरीके से। मैं अब वो करूँगा जिसके बारे में उसने और उसकी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या करने वाले हो तुम? इट्स ए सीक्रेट। मुझे उसकी और उसकी फैमिली की कमजोरी को अच्छे से पता है, और मैं अब उस कमजोरी पर ही वार करूँगा। उनको फाइनेंशियली कितना भी वीक कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। असली चोट तो तब लगेगी जब मैं। रुद्र बोलते बोलते चुप हो गया। क्या भाई, आप क्या करने वाले हो? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे कल क्या करना चाहिए। रुद्र ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तो मतलब अब हम सोच सकते हैं आप बदला लेने के लिए तैयार हो। मैं इसकी शुरुआत कब का कर चुका हूँ माया। उसको तोड़ने का तरीका मुझे अच्छे से मालूम है। एक बार वो टूट गई तो उसकी पूरी फैमिली अपने आप टूट जाएगी। खैर, तुम दोनों ठीक हो ना? उसने अदिति के बारे में सोचते हुए कहा। इस दौरान वो अदिति के साथ क्या करने वाला है और अपना बदला किस तरह से पूरा करने वाला है, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। उन तीनों ने फिर कुछ देर और बात करी। रुद्र इस दौरान गुस्से में नहीं था। उसके रिएक्शन में ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शांत है। हालांकि उसके दिमाग में उस वक्त क्या पक रहा था, इसका अंदाजा ना ही माया को था, ना ही उसकी माँ लगा सकती थी। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग। आप दोनों टेंशन मत लेना। गुड नाइट, उसने बड़े ही प्यार से कहा, जिसके बाद माया बोली, ओके भाई, गुड नाइट, उसने प्यार से कहा, और उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। ये अब आएगा मजा। हाँ, अब हमने फिर से आग लगा दी है इसके सीने में। उसकी माँ क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगी। नहीं मोम, मुझे लग रहा है हम रुद्र को गलत समझ रहे थे। उसके दिमाग में पहले से ही बदले के बारे में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो अब अपने तरीके से ही काम करना चाहता है। हालांकि वो क्या करने वाला है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। माया ने मुस्कुराकर कहा। वो बहुत खुश थी क्योंकि रुद्र पहले से ही अपने प्लान के अनुसार काम कर रहा था। हालांकि उसका प्लान क्या था ये किसी को पता नहीं था। इधर रुद्र ने फोन कट कर दिया और उसके बाद वो टेरिस गार्डन की तरफ चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी लोग सो चुके थे, यहाँ तक कि अदिति भी। हालांकि सोने से पहले उसके दिमाग में रुद्र को लेकर ढेर सारे सपने थे। वो तकिए को गले से लगाकर सो रही थी, तो वहीं रुद्र की आंखों में अब भी नींद नहीं घुली थी। आखिर घुले भी कैसे? एक तरफ जहाँ उसे अपने पापा की याद आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे उसकी मौत का बदला लेना था। लेकिन उसका अपना प्यार ही उसके खिलाफ हो रखा था। उसका दिमाग कुछ और चाह रहा था, और दिल, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखने को तैयार था। आखिर जब भी वो अकेला आसमान को देखता था, तो अक्सर वो दिल से नहीं दिमाग से ही फैसले लेता था। उसे अपना हर फैसला सही लगता था, फिर चाहे खुद के प्यार को उसे बलि ही क्यों न चढ़ाना पड़े। क्योंकि खुले आसमान में टिमटिमा रहे तारों को देखकर उसे लगता वो अब जो भी करेगा अपने पापा के लिए करेगा, और इसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं होगा। वो यही सोचता हुआ टेरेस गार्डन में पहुंच गया। इस दौरान उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे, और कुछ ही देर में वो लुढ़क कर उसके चेहरे तक पहुंच गए थे। इस दौरान वो केवल शर्ट में था। बाहर का मौसम काफी सुहावना और ठंडा था। रात के अब 12 बजने को थे। वो आसमान की तरफ एक पल के लिए देखता है। यह एक काली घनी रात थी। हालांकि शहर पूरी तरह से जगमगा रहा था। लखनऊ शहर में अदिति के घर के आसपास बनी रिहायशी इमारतें रोशनी से सराबोर थी। हालांकि उसे यह कृत्रिम रोशनी कभी नहीं भाती थी। वो भले ही एक बहुत अमीर शख्स था, लेकिन भौतिक चीजों से उसे उतना लगाव नहीं था। वो खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को नंगी आंखों से इन कृत्रिम रोशनी से सराबोर शहर के मुकाबले ज्यादा देखना पसंद करता था। तारों को विशाल आसमान में देखकर उसे अपने पिताजी की याद आ जाती थी, जो अक्सर कहा करते थे कि मरने के बाद इंसान भी एक तारा बन जाता है। जिसके बाद वो पूछा करता, ऐसा क्यों पापा? तो उनका जवाब आता, ऐसा इसलिए ताकि वो अपने करीबियों को उतनी ही दूर से भी देख सके। यही वजह थी कि वो बाहर आता था, तारे के रूप में बन चुके अपने पिताजी को देखने के लिए। वैसे तो वो काफी पढ़ा लिखा था।
और उसके पापा की जगह अगर यही बात उसे अब कोई और कहता तो वो फिजिक्स के न जाने कितने रूल्स उन्हें गिनवा देता। लेकिन यह बात उसके पापा ने कही थी और यही वजह थी कि उसे अपने पापा की कही गई हर बात पर यकीन था। वो उनके बारे में सोचते हुए बेंच पर लेट गया और उसके बाद आसमान में टिमटिमा रहे तारों को देखने लगा। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो आंसू जिन्हें वो सबसे छिपा कर रखता था। पापा, आई रियली मिस यू। बहुत याद आती है आपकी। अच्छे से पता है 7 साल पहले जो हुआ था, हर वो बात याद है। आखिर कैसे भूल सकता है आपका ये बेटा कि आपकी मौत के पीछे किन लोगों का हाथ था। लेकिन पापा, आज आपका बेटा खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिन लोगों से बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया था, आज उनके खिलाफ मैं नहीं हो पा रहा हूँ। आखिर क्यों मेरा लड़कपन का प्यार मुझे मेरा बदला पूरा करने से रोक रहा है। वो अब भयानक दुविधा में था। इस दौरान जैसे-जैसे उसकी और अदिति की करीबियाँ बढ़ रही थी, वैसे-वैसे वो दिमाग से ज़्यादा दुखी और दिल से ज़्यादा खुश हो रहा था। वो यही सोचता हुआ काफ़ी परेशान था। इस दौरान उसके मन में अदिति के ही ख़्याल आ रहे थे। वो कई देर तक परेशान हुआ वहीं पर लेटा रहा। दिन भर काम करने के चलते वो काफ़ी थका हुआ था और यही वजह थी कि यह सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। रात अपनी चरम सीमा पर थी। इस दौरान उसे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन बेंच से खड़ा होकर नीचे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बुखार भी आ गया था। इस दौरान ठंड के मारे उसका बदन सिकुड़ने लगा, लेकिन तभी उसके कानों पर किसी की पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। आधी नींद में होने के चलते उसकी आंखें नहीं खुली, हालांकि उसे एहसास हो रहा था जैसे अदिति ही उसकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसके जिस्म की खुशबू से वो भली भांति वाकिफ था। उसे एहसास होने लगा जैसे वो उसके ऊपर झुकी हुई है। कुछ ही देर में उसके बदन पर एक रजाई थी, उसे गर्माहट महसूस होने लगी थी। इसी दौरान उसके चेहरे पर उसके बाल लहराते हुए महसूस हो रहे थे, मानो उसकी जुल्फें उसके चेहरे को कैद कर लेना चाहती हो। इस दौरान उसके बदन से आने वाली खुशबू को वो अच्छे से पहचान पा रहा था। तभी उसने उसके माथे को हल्का सा सहलाया और उसके बाद उसे अच्छे से रजाई ओढ़ा दी। इस दौरान उसे महसूस हुआ जैसे वो वहाँ से चली गई है। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की वजह से उसकी आँख खुली। उसने रजाई से मुँह बाहर निकाला तो उजाला हो चुका था। एक मोटी सी रजाई उसके ऊपर थी। उसे सब धीरे-धीरे याद आने लगा था कि कैसे उसे वहीं पर ही नींद आ गई थी और उसके बाद उसे अदिति, हाँ, शायद अदिति ही उसे रजाई उठाकर चली गई थी। वो खड़ा हुआ तो उसकी पीठ अकड़ी हुई सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो एक ही बगल में पूरी रात सोता रहा। अगर वो बगल बदलता तो बर्थ से नीचे गिर जाता। इस दौरान उसे ढंग से नींद भी नहीं आई थी। हालांकि रजाई उठा देने के बाद कुछ हद तक वो ढंग से सो पाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रात में बाहर इतनी ठंड पड़ने लगी थी। इसकी वजह ये थी कि अब अक्टूबर का महीना निकल चुका था और नवंबर का आगाज हो गया था। अब दिवाली में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था और यही वजह थी कि अदिति के घर में पेंट का काम काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चल रहा था, जिसकी डिजाइनिंग के आउटलेट्स रुद्र ने ही दिए थे। आखिर घर को पेंट करवाने की जिम्मेदारी अदिति की माँ ने उसे ही तो दी थी। आज पेंट का काम पूरा होने वाला था और आखिरी लुकआउट के लिए उसे ऑफिस से जल्दी आना था। यही वजह थी कि वो बिना देर किए जल्दी से खड़ा हुआ और रजाई लेकर नीचे की तरफ चल दिया। इधर एक तरफ जहाँ वो रजाई को अपने कमरे में रखने के लिए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति आज सुबह जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि ऑफिस में उसे कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी थी। जहां बाहर के जितने भी क्लाइंट्स थे उन्हें रुद्र संभाल रहा था। वहीं लखनऊ के लोकल थोक विक्रेताओं को अपनी कंपनी का माल बेचने का काम अब अदिति ने खुद के जिम्मे ले लिया था। वो कुछ हद तक अपने काम में सफल भी हो रही थी। आज वो 10 नए विक्रेताओं से मिलने वाली थी, जो कई दूर तक माल को एक्सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे। यही वजह थी कि वो काफ़ी एक्साइटेड थी। अदिति इस दौरान काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो जैसे ही नीचे पहुंचे, उसकी माँ ने रुद्र और उसे आवाज़ दी कि नीचे आकर चाय पी ले। उसकी माँ की आवाज़ सुनकर रुद्र भी कुछ देर में नीचे आ गया। वो काफ़ी डर लग रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आज तो थोड़ा डर लग रहा है। डर तो लगेंगे ही ना जनाब, जब कमरे में ना सोए तो। अदिति ने रुद्र की तरफ घूरते हुए कहा, मानो उसके वहां से सोने से वो गुस्सा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? बुआ जी ने पूछा। कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। मुझे लगता है इन्हें बुखार है ना? उसने एक बार फिर रुद्र के बोलने से पहले ही कह दिया।
क्या ये सच कह रही है बेटा? भुआजी ने पूछा। हाँ, सच कह रही है वो। दरअसल मुझे बुखार है, तो जाकर जल्दी से चेकअप करवाओ बेटा। और हाँ, एक दिन का रेस्ट ले लो, अदिति सब देख लेगी। मौसम काफी बदल रहा है ना शो? अदिति की माँ ने कहा। हाँ, पर मैं ठीक हो जाऊंगा, तो डोंट वरी आंटी। ये क्यों नहीं कह देते तुम कि तुम ऑफिस नहीं छोड़ने वाले? मतलब हद है, इतना भी क्या काम करना? उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो सॉरी आंटी, बट यू नो आई कांट टेक ए लीव। उसने इतना कहा और चाय पीने लगा। इधर दूसरी तरफ अदिति भी उसे घूरकर देखने लगी थी। आखिर उसे भी तो उसकी लापरवाही पसंद नहीं थी, लेकिन रुद्र को इससे कोई मतलब नहीं था। वो चाय पीने के बाद एक बार फिर उन सभी को ध्यान से देखने लगा। इस दौरान भुआजी चाय पीने में व्यस्त थी, तो वहीं नूपुर अपने पिताजी की चाय को लेकर उनके रूम से जा चुकी थी। वो उन्हें चम्मच से चाय पिलाया करती थी। रुद्र जब से उस घर में आया था, तब से वो मुश्किल से 1 या 2 बार उसके पिताजी से मिला था। इस दौरान वे सब आराम से चाय पी रहे थे, तभी अदिति की माँ का फोन बजा। रुद्र जिस सोफे पर बैठा हुआ था, फोन उसी पर ही था। बेटा जरा इधर देना। जी आंटी। किसका फोन है? भुआजी ने पूछा। वो किसी मुश्ताक भाई का है, उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। मम्मा, मुश्ताक भाई। फोन लेते वक्त अदिति की माँ के हाथ कांपने लगे। वो काफी ज्यादा डर गई थी। इस दौरान उसने जल्दी से फोन लिया और उसके बाद वो वहां से किचन की तरफ चल दी। रुद्र ने एक नजर भर जब उन सब की तरफ देखा, तो अदिति ही नहीं बल्कि भुआजी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, भला ये मुश्ताक भाई कौन है जिसका नाम सुनकर उन सबके होश उड़ चुके थे। वो यही सब सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति की माँ ने उसका फोन किचन में जाने के बाद भी पिक नहीं किया। उन्होंने फोन को साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी उसका बदन जोरों से कांप रहा था, क्योंकि वो लगातार उसे कॉल किए जा रहा था। रुद्र यही सब सोच रहा था कि आखिर ये मुश्ताक कौन है जिसकी वजह से ये सब इतना डर रहे हैं। वो यही सब सोचता हुआ चाय को जल्दी से फिनिश करता है और उसके बाद नहाने के लिए चला जाता है। भुआजी भी नहाने के लिए चली गई, क्योंकि उन्हें भी पूजा करनी थी। अदिति एक पल के लिए बाहर देखती है, जिसके बाद उसने पीछे से उसे आवाज दी। आप कितना वक्त लगाएंगे? क्यों? वो दरअसल मैं भी साथ चली जाती ना। शो ठीक है, आई विल बी बैक इन 20 मिनट्स। क्यों, कम है क्या? रुद्र ने इस तरह से घूरकर देखा, मानो वो नाश्ते में आज अदिति को ही खा जाएगा। नहीं, बहुत है, अब जल्दी से आओ। उसने इतना कहा और उसके बाद सोफे पर जाकर बैठ गई। कम है क्या 20 मिनट्स? मतलब बस 10 मिनट और ले लो। 30 मिनट में तो लड़कियां भी तैयार हो जाती है। पता नहीं क्या करेगा इतनी देर। ओ याद आया, एरिया भी तो 6 फीट का है ना, ऊपर से नीचे तक साबुन लगाने में ही 10 मिनट तो चली ही जाएगी। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके बाद वो नाश्ते का वेट करने लगी। उसने अपना फ़ोन लिया और गैलरी में कल वाले फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ देखने लगी। इस दौरान वो खुश हो पाती, इससे पहले ही एक बार फिर उसके दिमाग में मुश्ताक भाई का ख्याल आ गया, जिससे उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। शाम के करीब 4 बज रहे थे। घर को पेंट करवाने का काम पूरा होने वाला था। अंदर से सारा काम हो चुका था, बस घर के बाहरी हिस्से की डिजाइनिंग का काम बाकी था, जिसमें भी अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। पेंट करने वालों के मैनेजर ने कुछ देर पहले ही रुद्र को कॉल करके कह दिया था कि वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाए। इधर जहां एक तरफ बाहर काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर अदिति की मां के पास आज सुबह से ही मुश्ताक का फ़ोन आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन पिक नहीं किया था। वो पूरे दिन अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, उनका कलेजा धक धक किए जा रहा था। उन्हें अजीब सा डर सता रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। वो यही सब सोचते हुए सोफे पर बैठी हुई थी। इस दौरान भुआजी और नूपुर भी वहां थी। भुआजी को भी अच्छे से पता था कि अदिति की माँ किस लिए इतना परेशान है। यही नहीं, वो भी अदिति की माँ की ही तरह परेशान नजर आ रही थी, और नूपुर को भी काफी टेंशन हो रही थी। अदिति की बुआ उसकी माँ की तरफ एकटक देखती है और उसके बाद धीमे से बोली, मुझे अच्छे से पता है भाभी, हम उनके पैसे फिलहाल नहीं दे सकेंगे, लेकिन मुश्ताक भाई का फ़ोन न उठाने से तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला ना। आपको उन्हें जवाब तो देना होगा, वरना आप भी अच्छे से जानती हो कि मुश्ताक कितना बुरा है। वो घर पर भी आकर हंगामा कर सकता है। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, पर क्या जवाब दूँ? हमने जितने दिनों की मोहलत मांगी थी, वो तो निकल गई। हमारी कंपनी रुद्र के आने के बाद अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन इससे पहले तो घाटे में ही चल रही थी।
20 करोड़ रुपए जो हमने बिजनेस को सेटल करने के लिए मुश्ताक भाई से लिए थे, वो अब हमारे पास कहाँ से आएंगे? इतनी जल्दी तो नहीं बन सकेगा ना। उसकी माँ की आंखों में लगभग आंसू झलक पड़े थे। हाँ, पर उनमें से कुछ और मोहलत मांगो। मुझे नहीं लगता अब वो और मोहलत देगा, तो फिर हमारा ये घर। नूपुर दुखी होकर बोली, लेकिन उसके सवाल का जवाब वहां बैठी उसकी माँ या भुआजी में से किसी के पास नहीं था। यही वजह थी कि उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े थे। वो अपने घर को बेहद प्यार करती थी, लेकिन समय की मार के आगे किसका बस चलता है। जिस घर में उन लोगों ने पिछले 7 साल बिताए थे, जो घर अब उनकी पहचान बन गया था, जहाँ उसने अपनी दी के साथ खूब मस्ती की थी और सुख और दुख दोनों तरह के दिन काटे थे, आज अगर वही घर नहीं हुआ तो नूपुर के दिमाग में यही सब चल रहा था। पिछले कुछ सालों के दौरान उन सब ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन बिजनेस को अच्छे से सेटल नहीं कर पाए थे। पहले अदिति के पिताजी की बीमारी की वजह से और उसके बाद अदिति के अनवांटेड बच्चे की वजह से उनकी कंपनी को संभालने वाला आदमी ही नहीं मिला था। हाँ, रुद्र के आने के बाद कंपनी 3 से 4 सप्ताह में ही अच्छा ग्रो करने लगी थी, लेकिन किसी भी कंपनी को रिवाइव करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त तो लगता ही है। और यही वजह थी कि उसकी माँ की टेंशन काफी बढ़ रही थी। मुश्ताक के पैसे न लौटाए जाने पर शर्त के अनुसार उनका घर मुश्ताक का होना तय था, और अगर फिर भी रकम पूरी नहीं हुई तो उनकी कंपनी का कुछ हिस्सा उसे देना पड़ सकता था। उसकी माँ यही सब सोच रही थी कि तभी उनके घर की बेल बजी। मैं देखती हूँ कौन आया है। अदिति की माँ खड़ी होकर दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, क्योंकि उनके दिमाग में अब भी मुश्ताक के बारे में ही ख्याल चल रहे थे। उन्होंने धीमे से दरवाजा खोला, धमकी आवाज के साथ दरवाजा खुला, और उसके बाद उन्होंने आंखें उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने खड़े शख्स के ऊपर जैसे ही उसकी माँ की नजर पड़ी, वो शॉक्ड हो गई। इधर दूसरी तरफ रुद्र और अदिति दोनों ही गाड़ी से अदिति के घर की तरफ निकल गए थे। पहले तो अदिति उनके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन बाद में उसके पास और कोई वाहन नहीं था। ऊपर से आज से ही दिवाली की छुट्टियां होने वाली थी, इस वजह से फिर उसे घर तक कोई और छोड़ने के लिए शायद ही आता। यही वजह थी कि वो भी साथ हो ली। आज का दिन काफी अच्छा रहा, है ना? अदिति ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। हाँ, कह सकती हो। वैसे तुमने बहुत अच्छे से सब हैंडल किया। आगे भी ऐसे ही करती रहना। इट्स गुड फॉर आवर कंपनी, रुद्र ने आज उसे अच्छे से जवाब दिया था। रुद्र का इतना लाइट मूड देखकर अदिति को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो नुपुर उसे कॉल कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कॉल पिक किया। हेलो नुपुर, उसने जैसे ही कहा, सामने से नुपुर रोने लगी। नुपुर, क्या हुआ? रो काहे रही हो? हैं? वाट, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहे हैं, अदिति ने कॉल कट करते हुए कहा। रुद्र ने जैसे ही ये सब सुना तो उसे लगा कोई सीरियस मैटर है। यही वजह थी कि उसने जल्दी से कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी अदिति की आंखों में आंसू झलक पड़े। व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? रुद्र ने सीरियस होकर पूछा। आप जल्दी से गाड़ी को घर लेकर जाओ, सब पता चल जाएगा। मुझे डर लग रहा है, अदिति ने कांपते हुए कहा। इस दौरान वो काफी डरी हुई सी लग रही थी। इट्स ओके, रुद्र ने इतना कहा और एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी गोली की रफ्तार से अदिति के घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में रुद्र ने गाड़ी को दौड़ाते हुए अदिति के घर पहुंचा दिया। पार्किंग में वहां पहले से ही 2 ओपन जिप्सी और एक महिंद्रा थार को देखा। वहां बाहर 4 से 5 लोग थे, जो स्टिक लिए हुए खड़े थे। किसी के हाथ में बड़ा सा छुरा था तो किसी के हाथ में चेन। रुद्र ने देखा, अंदर से अदिति की माँ और नुपुर के चीखने की आवाज आ रही है। उसने ढंग से गाड़ी को पार्क भी नहीं किया था कि इससे पहले ही अदिति उसकी गाड़ी से उतर गई और वो दौड़ते हुए घर के अंदर की तरफ गई। मम्मा, उसने आवाज दी। इस दौरान अदिति रोने लग गई थी। रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। वो अपनी नजरें उठाकर देखता है तो उसे पता चला बाहर पेंट करने वाले भी नहीं है। कुछ ही देर में उसने घर के अंदर से आवाज सुनी। साली, मेरे पैसे नहीं देगी तू? फोन नहीं उठा रही थी ना? अब देखता हूँ मैं तुम्हें, तेरी तो। एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी अदिति की माँ सीधे रुद्र के कदमों में आकर गिरी। वो चीखी। रुद्र ने जल्दी से उन्हें उठाया। आंटी, आपको लगी तो नहीं ना? वो उसकी माँ को उठा ही रहा था, तभी उसके पास खड़े एक आदमी स्टिक को रुद्र के सीने पर लगाते हुए बोला, तू कौन है बे? जल्दी से निकल यहाँ से, मुश्ताक भाई है अंदर, वो अपना काम निपटा रहे हैं, सो जल्दी से चला जा, चल फुट यहाँ से।
उसने रुद्र को धक्का देते हुए कहा और तभी वो आगे कुछ और बोल पाता इससे पहले ही रुद्र ने जोर का तमाचा कसकर उसके गाल पर मारा। रुद्र ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वो सीधे मुंह के बल गिरा। वो सब रुद्र का ऐसा रूप देखकर कांपने लगे। तभी मुस्ताक ने अंदर से ही क्रोधित होकर कहा, ए साले, मैं अब तेरी इस बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो उस वक्त इसे लेकर चले जाना, तब तक ये मुस्ताक भाई का बिस्तर गर्म करेगी। चल साली। मुस्ताक को पता नहीं था बाहर रुद्र खड़ा है। उसके बचे हुए तीनों आदमी रुद्र का गुस्सा देखकर एक तरफ हो गए। इधर अंदर से मुस्ताक अदिति को पकड़कर बाहर दरवाजे की तरफ लेकर आ रहा था। भाई इसे छोड़ दो, शाली बीच में मत आ। उसने भुआजी को धक्का दिया और उसके बाद अपने आदमियों से कहा, ए वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। उसके साथ अंदर गए 5-7 आदमियों को उसने गुस्से में बोला। इस दौरान अदिति रोने लगी। मुझे छोड़ दो, अब पैसे दो और उसके बाद ही छूटोगी तुम, ऐसे नहीं। चल। मुस्ताक ने गुस्से में जोर से धक्का दिया और उसके बाद अदिति सीधे बाहर आकर रुद्र से टकराई। रुद्र ने उसे गिरने से बचा लिया। उसने एक पल के लिए रुद्र की आंखों में देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र मुझे बचा लो, वो रोते हुए बोली। तभी मुस्ताक बाहर आ गया। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, रुद्र इसको सहला रहा था। तभी वो अदिति के हाथ को पकड़कर झटका देने लगा। ए चल, और तू। वो रुद्र की तरफ जैसे ही देखने लगा, उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ पकड़ने से पहले जरा जान तो लेते कि ये मेरे क्या लगती है मुस्ताक। रुद्र की आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई थी। उसने तुरंत बिना देर किए उसके हाथ को मरोड़ दिया। उसने एक ही झटके में उसके हाथ को अपनी बाजू के बीच में लिया और मरोड़ते हुए तोड़ दिया। ए मारो साले को। वो जैसे ही चीखने लगा तभी रुद्र अपने पास खड़े एक आदमी से स्टिक ली। ये मुस्ताक के 2-3 आदमी दौड़कर बाहर आए तो उसने पहले के नीचे झुककर सीधे पैरों पर मारे। आई आई, वो जोर से चीखने लगा। तभी एक आदमी जिसने चाकू ले रखा था वो उसकी तरफ दौड़ा। उसने रुद्र को मारने के लिए उसकी तरफ चाकू से वार किया, लेकिन रुद्र ने अपने हाथ से चाकू को पकड़ लिया। उसकी हथेली से खून बाहर आने लगा। रुद्र, अदिति जोर से चीखी, लेकिन वो आदमी रुद्र को मारने लगता उससे पहले ही उसने चाकू को छुड़ा लिया और उसने घुटनों पर जोर से चाकू को घुपो दिया। आई आई, वो दर्द के मारे चीखने लगा। तभी एक और आदमी उसकी तरफ लगा तो उसने स्टिक को फेंककर उसके सर पर दे मारा। उसके बाद वो सबको बारी बारी से बुरी तरह से धोने लगा। कुछ ही देर में उसने 7-8 आदमियों को बुरी तरह से धो डाला। वे सारे अब दौड़कर जिप्सी की तरफ भागने लगे तो मुस्ताक चीखते हुए बोला, सालों वार करो उस पर, डरो मत। रुद्र का गुस्सा देखकर वो सब भाग छूटे। तभी मुस्ताक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस घर में पैर रखने से पहले एक बार सोच लेते कि यहाँ कौन रहता है। रुद्र ने क्रोधित होकर उसके एक आदमी को पीटना शुरू कर दिया। तभी मुस्ताक जल्दी से खड़ा हुआ। उसने रुद्र की कनपट्टी पर पिस्टल लगाते हुए कहा, रुक जाओ वरना तुम्हारी खोपड़ी में से गोली आर पार हो जाएगी लड़के। तभी रुद्र उसकी तरफ घुरकर देखता है। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा भरा हुआ था। उसके माथे पर पिस्टल देखकर अदिति, उसकी माँ और बाकी सबकी जान हलक में आ गई। रुद्र को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा। वो दर्द के मारे करहा रहा था। उसने मुस्ताक की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, बेटा, जिस 2 टके की पिस्टल को कनपट्टी पर लगाकर तू जिसे रोकने की कोशिश कर रहा है, एक बार उसका नाम जान लेते तो अच्छा होता। कौन हो तुम? मुस्ताक कांपते हुए बोला। उसका हाथ दर्द के मारे थर्रा रहा था। उसके आदमी पहले से ही भागने को तैयार थे। तभी रुद्र उसकी पिस्टल को छीनते हुए बोला, जिस 10 भाड़े के टट्टुओं को अपने साथ लेकर तू खुद को जिस साम्राज्य का शहंशाह समझता है, उस गटर को ये तेरा बाप रुद्र प्रताप सिंह राठौर एक चुटकी में खरीद सकता है। उसने गुस्से में मुस्ताक को धक्का देकर पिस्टल को छीन लिया। रुद्र, तुम रुद्र प्रताप सिंह राठौर हो? मुस्ताक ने कांपते हुए पूछा। हाँ, वही रुद्र जिसका नाम ही काफी है तुम लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं अपनी हद भूल जाऊं, चुपचाप बताओ तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है। तो वो साहब कुछ खास नहीं, वो हमसे गलती हो गई। मैंने बस इनको 20 करोड़ रुपए दिए थे, वो वापस लेने के लिए आया था। अच्छा, और इस तरह से ये तरीका होता है पैसे लेने का? रुद्र ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, मुआफी, मेरी मति मारी गई थी जो मैं भूल गया कि ये आपके जानकार लोग हैं। मैं अपने सारे पैसे नहीं लूँगा, बस मुझे जाने दो, वरना आप पुलिस को बोलकर मेरे पूरे धंधे को चौपट कर देंगे। मुझे किसी के धंधे से कोई मतलब नहीं है।
अगर शराब पीने वाले लोग हैं तो धंधा भी चलेगा ही। तेरे 20 करोड़ रुपए ही तो है जी, और उनका इंटरेस्ट वो 4 करोड़ बनता है रुद्र जी। नुपुर बोली, ठीक है, आज शाम तक तुम्हारे घर पर चेक मिल जाएगा। शुक्रिया, मैं चलता हूँ भाई, मुस्ताक कांपते हुए बोला और उसके बाद वो जाने लगा। तभी रुद्र ने उसे पीछे से आवाज दी, अरे सुन जी भाई, इधर आ, तू कुछ भूल गया है क्या भाई। वो कांपता हुआ रुद्र के आगे पहुंचा। तभी रुद्र ने अदिति की माँ की तरफ एक नजर भर देखते हुए जोर का तमाचा उसके गाल पर मारा। ये आंटी के नाम का, उनकी डिसरिस्पेक्ट करने से पहले एक बार सोच लेते तो अच्छा होता। मुझे माफ कर दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, अभी तो अदिति के नाम की गाल पर पड़ने बाकी है। क्या कहा था तुमने? ये तुम्हारी बिस्तर गर्म करेगी। तेरी तो। रुद्र के गुस्से के मारे आग बुबला हो चुका था। उसने जोर से तमाचा मारा, जिसके बाद वो सीधा औंधे मुंह गिरा। तू साले, इसको अपने साथ लेकर जाएगा, इसको। एक बार फिर रुद्र पागलों के जैसे उसे पीटने के लिए दौड़ा। तभी अदिति ने उसे पकड़ लिया। रुद्र, प्लीज लीव हिम, प्लीज, वो मर जाएगा, उसने रोकते हुए कहा। पर ये साला तुझे लेकर जाएगा। वो क्रोधित होकर नीचे गिरे हुए मुस्ताक की तरफ बढ़ा। इस दौरान मुस्ताक बुरी तरह से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से फिर से उसे गुस्सा क्यों आ गया है, जबकि पहले तो वो पैसे भी देने के लिए तैयार हो गया था। मुझे माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी, माफ कर दो भाई। वो उसके पैर पकड़कर लेट पर उसका गुस्सा शांत हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, किसी औरत पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि वो कौन है, खासकर इसके बारे में। शुक्र है कि तुम इस घर में मिले। बाहर मिलते तो जिस जबान से तुमने अदिति को अपना बिस्तर गर्म करने की बात की थी, उसी से मैं तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे उस बाप को पकड़ा देता जिसने तुम्हें इस तरह से बोलना सिखाया था। अब बिना देर किए वहाँ से निकल लो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। सारी भाईगिरी तेल लेने चली जाएगी, रुद्र ने एक बार फिर क्रोधित होकर कहा। जिसके बाद मुस्ताक जल्दी से खड़ा हुआ और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसके ड्राइवर ने बिना देर के गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद वो जैसे ही जाने लगे, तभी रुद्र उन सबको देखता है। उसने उसके कुछ आदमियों को स्टिक, चेन और बाकी सबसे बुरी तरह से पीटा था। यही वजह थी कि वो सब दर्द के मारे करहा रहे थे, और यही हाल मुस्ताक का था। वो उनकी तरफ जाने लगा था, तभी मुस्ताक डर कर दुबकने लगा। अब फिर से पिटने के लिए नहीं आया हूँ, हॉस्पिटल का बिल भेज देना मुझे, इलाज करवा दूंगा। और हाँ, आगे से इन टंटुओं की जगह घोड़े खरीदो, कुछ ज्यादा कम आएंगे। रुद्र ने जैसे ही कहा, मुस्ताक ने धीमे से इशारा किया, जिसके बाद उन लोगों ने कब गाड़ी स्टार्ट की और कब वो दुम दबाकर भागे, किसी को पता भी नहीं चला। इधर दूसरी तरफ रुद्र पीछे की तरफ मुड़ा। अदिति के घर में हर कोई डर के मारे अब भी कांप रहा था। अदिति उसकी तरफ एकटक देखती है और उसके बाद उसकी तरफ दौड़ी। उसने रुद्र को गले से लगा लिया तो वहीं रुद्र भी उसे प्यार से सहलाने लगा। इस दौरान भुआजी, उसकी माँ नुपुर और उसके घर की मेड सब इस दौरान उन दोनों को देख रही थी, लेकिन फिर भी अदिति ने रुद्र को नहीं छोड़ा। हालांकि रुद्र भी चाहता था वो ऐसे ही उसके गले से लगी रहे। तभी अदिति की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली से खून बह रहा था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, देखो चोट खा ली ना, चलो जल्दी से, अब मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। वो रुद्र के हाथ को पकड़कर अंदर लेकर जाने लगी तो वहीं दूसरी तरफ अदिति की माँ के चेहरे पर अजीब सी मायूसी थी। आज जिस तरह से अदिति रुद्र के गले से लगी थी, उससे उसे महसूस होने लगा था जैसे उन दोनों के बीच अब भी प्यार मौजूद है। हालांकि अदिति ने पहले ही अपनी माँ को बताया नहीं था कि वो पहले भी प्यार करते थे, लेकिन उसकी आंखें सब बयान कर देती थी। आज वही प्यार उसकी आंखों से उन्हें नजर आ रहा था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उन दोनों का प्यार उन दोनों की ग्रो करती कंपनी के लिए नुकसान का काम तो नहीं करेगा, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि रुद्र को अदिति के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।